हेलो बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10 सीबीएसई का सीरीज स्टार्ट किया हुआ था जिसके अंदर हमने न्यूट्रिशन टॉपिक कवर कर लिया है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हमने कवर कर लिया है। आज एक मैं नया लेक्चर लेके आई हूँ जिसमें हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। तो रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और पूरा एक प्रोसेस है, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो एनिमल्स की बॉडी में चल रहा है। तो इस प्रोसेस में कैसे हम गैसेस को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, कैसे उन गैसेस का एक्सचेंज होता है, कैसे ऑक्सीजन सारे सेल्स के पास जाती है और कैसे CO2 बन के बाहर निकलती है, वो हम सारा इसमें डिस्कस करेंगे। ह्यूमन बींग्स के साथ साथ हम इसके अंदर और एनिमल्स की रेस्पिरेशन को भी डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है, इन सारे टॉपिक्स को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं तो रेस्पिरेशन क्या है। रेस्पिरेशन बेसिकली दो चीजों से मिलके बना है। सबसे पहले आता है ब्रीदिंग, जिसमें सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज है। सेकेंड पार्ट है उसका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब जो गैस हमारी बॉडी के अंदर आई है, जैसे कि ऑक्सीजन हमने इनहेल करी है, वो ऑक्सीजन सारे सेल्स के पास जाएगी और वो सारे सेल्स के पास जाकर वहां जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको ब्रेक करेगी। वो ग्लूकोज ब्रेक होने के बाद CO2 प्रोड्यूस करेगा प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। वही CO2 ब्लड के थ्रू वापस आएगी लंग्स तक बॉडी से बाहर जाने के लिए और वो एनर्जी हमें मिलेगी बॉडी में काम करने के लिए। तो ये प्रोसेस है बेसिकली रेस्पिरेशन का, जिसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज भी होता है प्लस फूड का ऑक्सीडेशन भी होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो अलग अलग एनिमल्स के अंदर अलग अलग मोड्स प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के। सबसे पहले अगर हम यूनिसेल्यूलर अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा एक सिंपल सेल स्ट्रक्चर है, एक सिंगल ही सेल है। उसी सेल के सरफेस से क्या होगा, गैसेस का डिफ्यूजन हो जाएगा। तो क्या होगा, ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी, CO2 बाहर चली जाएगी। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स। अगर हम अर्थवर्म की बात करते हैं, वो सॉइल में रहता है तो उसके पास स्किन प्रेजेंट है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए। एक्वेटिक एनिमल्स की अगर हम बात करें, फिश, प्रॉन्स, मुजल्स, इनके पास गिल्स प्रेजेंट है। तो वाटर जो है गिल्स के ऊपर से पास करता है। गिल्स क्या करते हैं, उसमें से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, CO2 ऐड कर देते हैं और वाटर बाहर चला जाता है। नेक्स्ट आगे इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के अंदर स्पाइरेकल्स प्रेजेंट हैं। स्पाइरेकल्स क्या है, छोटी ट्यूब्स हैं जो कि बॉडी में इंटरकनेक्टेड हैं और वो ऑक्सीजन को लेके जाएंगी। और अगर हम और एनिमल्स की बात करें, मैन आ गया, बर्ड्स आ गए, ये सब इनके पास लंग्स प्रेजेंट हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए। तो डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट रेस्पिरेटरी सरफेस डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ देयर बॉडी। सेकेंड, डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट, वो कहाँ रहते हैं। आगे चलते हैं। तो ये दिख रहा है हमको रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अर्थवर्म की स्किन है, स्किन के थ्रू होता है। अमीबा का सरफेस है, ये ऑक्सीजन अंदर आई, ये CO2 बाहर गई। फिशेस के अंदर गिल्स प्रेजेंट है। ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारे आपके लंग्स प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए। आगे चलते हैं। कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके अंदर कॉमन फीचर्स क्या हैं जितने भी रेस्पिरेटरी सर्फेसेस हमारे प्रेजेंट हैं। अगर मैं गिल्स की बात करूं तो गिल्स में, अगर मैं स्किन की बात करूं तो स्किन में, और अगर मैं लंग्स की बात करूं तो लंग्स में। ये जितने भी रेस्पिरेटरी सर्फेसेस हैं, इनके पास 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स प्रेजेंट होंगे रेस्पिरेशन को अच्छे से कंडक्ट कराने के लिए। सबसे पहले उसके पास जो होगा वो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होगा, ह्यूज सरफेस एरिया, ताकि इजीली जो है गैसेस का एक्सचेंज बड़े स्केल पे हो सके। अगर मैं लंग्स की बात करूं तो लंग्स के अंदर भी मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं। एल्वियोलाई क्या करते हैं, उनका काम ही यही है सरफेस एरिया को बढ़ा देना। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो गैसेस का एक्सचेंज ज्यादा एरिया पे होगा। सेकेंड, थिन वॉल्स। वॉल थिन होगी तो गैसेस का एक्सचेंज इजी हो जाएगा, डिफ्यूजन इजी हो जाएगा। थर्ड, दे हैव रिच ब्लड सप्लाई। तो 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स, रिच ब्लड सप्लाई, ह्यूज सरफेस एरिया एंड थिन मेम्ब्रेन। तो ये क्या करते हैं, तीनों के तीनों जो फीचर्स हैं रेस्पिरेटरी सरफेसेस को एनहांस करते हैं ताकि गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से हो सके। नेक्स्ट, एनिमल्स विच लिव इन वाटर यूज ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। सिंस द अमाउंट ऑफ
dissolved oxygen in water is low as compared to amount of oxygen in air. Therefore, rate of breathing in aquatic animals is much faster than the terrestrial animals. अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है. ये क्या कहता है, अगर हम एक फिश को और हम एक ह्यूमन बीइंग के ब्रीदिंग रेट को कंपेयर करें तो फिश का ब्रीदिंग रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग. क्यों? क्योंकि फिश को क्या करना है, ऑक्सीजन जो कि पानी में कम है, डिजोल्व है, वो लेनी है. ऑल्दो ह्यूमन बीइंग को बहुत सारी ऑक्सीजन मिलती है, तो इसीलिए उसका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स. आगे बढ़ते हैं. अमीबा. सबसे पहले रेस्पिरेशन इन अमीबा. तो अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, आपके सामने डिस्प्लेड है. एक ही सेल है, उस सेल ने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने हैं. तो इस अमीबा के अंदर सिंपली ऑक्सीजन हमारी आ जाएगी और CO2 यूज होने के बाद बॉडी से बाहर चली जाएगी. तो अमीबा में सेल सरफेस ही सफिशिएंट है गैसेस के एक्सचेंज कराने के लिए. हाँ, हमें प्रोसेस पता होना चाहिए किसके थ्रू प्रोसेस होगा. तो इट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन के थ्रू हमारी गैसेस का एक्सचेंज होगा. तो देख लेते हैं अमीबा के बारे में. Amoeba is a single-celled animals. Amoeba depend upon simple diffusion of gases for breathing. Diffusion of gases takes place through thin cell membrane of amoeba. In other words, exchange of gases in amoeba takes place through its cell membrane. पानी में रहेगा तो it has to take oxygen dissolve in it. Oxygen from water diffuses into the body of amoeba through its cell membrane. It's very small in size, तो oxygen easily spread हो जाएगी. ऑक्सीजन यूज होगी, एनर्जी रिलीज होगी, CO2 प्रोड्यूस होगी और CO2 बॉडी से बाहर रेस्पिरेटरी सरफेस मेम्ब्रेन के थ्रू. तो सेल मेम्ब्रेन सरफेस जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस है अमीबा की बॉडी में. ऑक्सीजन आई, बॉडी ने यूज करी, बॉडी ने CO2 बनाई, CO2 बॉडी से बाहर. आगे चलते हैं. अब अमीबा के साथ साथ और भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे हमारा पैरामीशियम हो गया, प्लेनेरिया हो गया. तो इनके अंदर भी सिंपल डिफ्यूजन होता है गैसेस का फॉर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. अब लार्ज एनिमल्स के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है. ये लार्ज एनिमल्स जो हैं वो सिंपल डिफ्यूजन से काम नहीं कर सकते. हम लोग हैं, हम लोग डिफ्यूजन से काम नहीं कर सकते. तो जितने भी लार्ज मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उन सब के अंदर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होगा इन गैसेस के ट्रांसपोर्टेशन के लिए. तो अगर हमने ऑक्सीजन इनहेल करी है तो ऑक्सीजन को ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स के पास लेके जाएगा. अगर डिफ्यूजन से काम चलने लग गया तो कितने साल लग जाएंगे, हमारी ऑक्सीजन जो कि माउथ में थी, नोज में थी, वो जाएगी पैर तक. तो पैरों तक जाने में सालों साल बीत जाएंगे ऑक्सीजन को. तो इसीलिए मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रेजेंट होता है गैसेस को कैरी करने के लिए. Diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of large multicellular organisms like human. Because volume of human body is big, that oxygen cannot diffuse into the all cells of human body. This is because oxygen have to travel large distances inside the human body, and it is a very slow process. So it will take a lot of time to make oxygen available to all body cells. तो इसीलिए ह्यूमन बॉडी के अंदर एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम हेमोग्लोबिन कहते हैं. और वो हेमोग्लोबिन क्या करेगा, उस ऑक्सीजन को कंबाइन करके, उसके साथ कंबाइन करके उसको सारे बॉडी पार्ट्स के पास लेके जाएगा थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. आगे चलते हैं. अर्थवर्म. तो अर्थवर्म के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट है, ये नेटवर्क. नेटवर्क किसके थ्रू, इसके अंदर स्किन के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होगा. स्किन के नीचे ही हमारी नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है. स्किन ने गैसेस का एक्सचेंज किया और वो नेटवर्क जो है पूरी बॉडी में क्या करेगा, ब्लड को लेके चला जाएगा. देख लेते हैं इसका सिस्टम. एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस थ्रू स्किन. दिस मीन्स रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ अर्थवर्म इज स्किन. इट इज थिन, मॉइस्ट एंड हैज गुड सप्लाई ऑफ ब्लड. ये हमने पढ़ ही लिया कि कोई भी हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस होगा उसके अंदर ये तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे. सो अर्थवर्म एब्जॉर्ब्स ऑक्सीजन नीडेड फॉर रेस्पिरेशन थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन. दिस इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द अर्थवर्म बाय ब्लड where it is used for respiration. CO2 वापस से ब्लड लेके आएगा और स्किन के थ्रू वो अर्थवर्म की बॉडी से बाहर
निकल जाएगी। तो अर्थवर्म की स्किन मॉइस्ट है, ठीक है, थिन है, प्लस इट हैज अ गुड सप्लाई ऑफ ब्लड बीनीथ इट, ताकि वो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प कर सके। नेक्स्ट चलते हैं। फिश का रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, कितनी खूबसूरत फिश है। तो अब फिश में क्या होगा, सिंपल, वो माउथ से वाटर लेगी, वाटर हमारा क्या करेगा, गिल्स के ऊपर से पास करेगा, गिल्स उसमें से क्या करेंगे, ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, CO2 उसके अंदर डाल देंगे और वाटर बाहर निकल जाएगा। ये प्रोसेस फॉलो होता है हमारे एक्वेटिक एनिमल्स में, जिसमें फिश आती है, प्रॉन्स आते हैं, ये सब आते हैं। देख लेते हैं। टेक प्लेस थ्रू गिल्स। Fish has gills on both the sides of its head. Gills are covered by gill covers and they are not visible from outside. Fish lives in water and this water contains dissolved oxygen in it. For breathing, fish uses the oxygen which is dissolved in water. Fish breathe by taking in water through its mouth, sending it over gills. जब पानी गिल्स के ऊपर से पास करेगा, गिल्स extract dissolved oxygen from this water. Water then goes out through gill slits. This dissolved oxygen is extracted from water by fish. When it flows over the gills, extracted oxygen is absorbed by the blood and is carried to all the parts of the fish. तो फिश सारे पार्ट्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। सिमिलरली CO2 वापस गिल्स तक आएगी और वहां से वाटर में डिसॉल्व होके बाहर। आगे चल देते हैं। वही लिखा है, it is carried to all parts of the body. CO2 produced by respiration brought back by the blood to gills for expelling out into the surrounding water. तो उसमें क्या है, लंग्स नहीं है, तो गिल्स के थ्रू क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा। आगे चलते हैं। अब आया मेन मेजर टॉपिक हमारा, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक पूरा रेस्पिरेटरी पाथवे प्रेजेंट है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा माउथ से स्टार्ट होगा या नोज से स्टार्ट होगा, प्लस पीछे हमारी एक ट्यूब प्रेजेंट है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं। वो ट्रेकिया ऑक्सीजन लेके जाएगी, ट्रेकिया आगे जाके दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगी, ब्रोंकाई फर्दर आगे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएंगे और ब्रोंक्यूल्स के आगे हमारे एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं, जहां पे हमारी गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो हम देख लेते हैं सिस्टम को। सारे पार्ट्स आपके लेबल हो रखे हैं। दिस इज योर नोज, नोज के आगे लैरिंग्स, लैरिंग्स के आगे ट्रेकिया, ट्रेकिया के आगे दो ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, लेफ्ट लंग, राइट लंग, और ब्रोंक्यूल्स के आगे फर्दर हमारे एल्वियोलाई प्रेजेंट हैं, जो कि एग्जैक्ट साइट है हमारे गैसियस एक्सचेंज की। तो एल्वियोलाई क्या है, वो एरियाज हैं जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होगा। तो एल्वियोलाई सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, प्लस गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। लंग्स के नीचे एक शीट प्रेजेंट होती है, डायफ्राम, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ये एक मसल है जो कि लंग्स को सपोर्ट भी करती है, प्लस मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन में बहुत हेल्प करती है। आगे चलते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, the process by which energy is released from food in our body is called respiration. CO2 and water दो बाय प्रोडक्ट्स हैं जो कि बाद में बनेंगे। It involves our respiratory system. तो सिस्टम का फंक्शन क्या है, is to breathe in oxygen for respiration, producing energy from food, and to breathe out CO2 produced by respiration. The breathing organs for human beings is lungs. Breathing is the process by which air rich in oxygen is taken inside the body of an organism and air rich in CO2 is expelled from the body. तो respiration में क्या है, जो air oxygen में rich है हम उसको inhale करेंगे, और जो air CO2 में rich है हम उसको exhale out करेंगे। आगे देखते हैं। Taking in air which is rich in oxygen into the body during breathing is called inhalation. सांस लेना या वो एयर इनहेल करना जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंट है, उसको कहा जाएगा इनहेलेशन। एंड थ्रोइंग आउट एयर विच इज रिच इन CO2 इज नोन एज एक्सहेलेशन। अ ब्रीथ, एक सांस लेना या एक ब्रेथ, इज इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। सांस लेना, सांस छोड़ना। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, तो जब हम ब्रीथ कर रहे हैं, इट इज द ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एयर जो हमारी बॉडी यूज कर रही है। So thus we breathe in air to supply oxygen to cells of our body and to break down food to release energy, and we breathe out to remove waste product CO2 from our body which is produced
ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द सेल। तो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं, और हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 जो कि हमारे सेल्स ने प्रोड्यूस करी है। आगे चलते हैं। ब्रीदिंग इन, सांस अंदर लेना। जब हम सांस अंदर लेंगे तो कौन कौन से ऑर्गन्स पे कैसे कैसे इफेक्ट आएगा वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो बेसिकली अभी जो हमने पढ़ना है दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। तो मैकेनिज्म इज व्हाट, सांस लेने पे क्या होगा, अंदर का कैविटी का साइज इंक्रीज करेगा, प्लस रिब केज और लंग्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूव करेंगे, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, तो बाहर से एयर रश करती हुई अंदर जाएगी। तो पढ़ लेते हैं एक बारी। मसल्स बिटवीन द रिब्स कॉन्ट्रैक्ट causing the rib cage to move upward and outward। सांस लेने पे रिब केज क्या होगा, अपवर्ड और आउटवर्ड मूव करेगा। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, डायफ्राम का साइज छोटा होगा, कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे आएगा। अब अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब केज एज वेल एज डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेस द स्पेस इन चेस्ट कैविटी मेकिंग इट लार्ज। तो चेस्ट कैविटी का जब साइज बड़ा हो जाएगा, एयर इज सक्ड इन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो बाहर से एयर रश करती हुई अंदर जाएगी। तो ये क्या है, हमारा ब्रीद इन प्रोसेस है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रीद आउट प्रोसेस। जब हम सांस छोड़ेंगे तो उस टाइम पे लंग्स और रिब केज इनवर्ड और डाउनवर्ड जाएंगे, और डायफ्राम हमारा वापस से डोम शेप का हो जाएगा। अंदर का स्पेस घट जाएगा तो अंदर से एयर रश से बाहर चली जाएगी। मसल्स बिटवीन द रिब्स रिलैक्स causing the rib cage to move downward and inward. Diaphragm relaxes and moves upward. Downward and inward movement of rib cage as well as upward movement of diaphragm decreases the space and makes it smaller. The chest cavity becomes smaller. Air is pushed out from the lungs. तो अंदर से एयर को हम बाहर पुश कर देंगे। तो ये मैकेनिज्म है ब्रीदिंग इन का एंड ब्रीदिंग आउट का। आगे चलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा एट अ ग्लांस। तो अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। सबसे पहले नोज, जिसके पास 2 नॉस्ट्रल्स या नेजल चेम्बर प्रेजेंट है, यहाँ से एयर हम इनहेल करेंगे। नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बाद आ गया फेरिंग्स। फेरिंग्स इज गला, और ये कॉमन पॉइंट है जहां पे फूड पाइप और विंड पाइप दोनों पास करते हैं। तो विंड पाइप के ऊपर एक कवर प्रेजेंट होता है जो कि फूड को उसमें नहीं जाने देता। लैरिंग्स, जिसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, यही है वो कवर। एपिग्लॉटिस, जो कि हमारे विंड पाइप पे कवर कर लेता है और ताकि फूड उसके अंदर एंटर ना करे। इन केस अगर फूड एंटर कर जाता है तो हमें कफिंग रिफ्लेक्स हो जाता है, जिससे फूड वापस आ जाता है फूड पाइप के अंदर। नेक्स्ट इज ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई और ब्लड। तो ये सिस्टम है पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आगे चलते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेजर ऑर्गन्स आ गए। नोज, नेजल पैसेज, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड डायफ्राम। बिगिंस होगा नोज से। नोज के पास इट हैज 2 होल्स इन इट which are called nostrils. There is a passage in the nose behind the nostril which is called nasal passage या nasal cavity। ये पूरे passage यही होता है। Air for respiration is drawn into our body through nostrils present in the nose. This air then goes into the nasal passage. Nasal passage separated है mouth cavity से by a hard bony palate so that we can breathe in even when we are eating our food. तो माउथ और नोज दोनों के बीच में एक बोनी पैलेट प्रेजेंट है ताकि हम खाना खाते हुए भी सांस ले सकते हैं। आगे चलते हैं। नेजल पैसेज इज लाइंड विद फाइन हेयर एंड म्यूकस। ये इंपॉर्टेंट है। नेजल पैसेज के अंदर फाइन हेयर और म्यूकस प्रेजेंट है। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो जो एयर बाहर से अंदर जा रही है, तो ये हेयर, फाइन हेयर और म्यूकस क्या करता है, म्यूकस डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेगा, हेयर डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर देगा, प्लस ये एयर को ह्यूमिडिफाई करेगा, मींस उसके अंदर मॉइस्चर ऐड करेगा ताकि वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर पे सूट कर जाए। तो देखेंगे, व्हेन एयर पासेस थ्रू नेजल पैसेज, डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर इम्प्योरिटीज इन इट आर ट्रैप्ड mucus trapped by nasal hair and mucus so that clean air goes into the lungs, ताकि साफ एयर हमारे लंग्स के अंदर जा सके।
part of throat between the mouth and windpipe is called pharynx. From nasal passage, air enters into the pharynx and then goes into the windpipe. Trachea, अब नेजल पैसेज फेरिंग्स के थ्रू, बाद में आ गई ट्रेकिया पे. ट्रेकिया क्या है? वो ट्यूब है. जैसे हमारी फूड पाइप थी वैसे ही हमारी विंड पाइप है. विंड पाइप को हम ट्रेकिया बोलते हैं. ट्रेकिया इज अ ट्यूब विच इज कॉमनली नोन एज विंड पाइप. एयर कमिंग फ्रॉम नॉस्ट्रल्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग पासिस थ्रू ट्रेकिया. अब ट्रेकिया, यहां पे आया हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेकिया क्या करता है? ट्रेकिया के अंदर जो है एक ट्रेकिया एक मस्कुलर ट्यूब है. तो ये मस्कुलर ट्यूब हमारी कोलैप्स नहीं करती है जब एयर नहीं होती उसके अंदर. क्यों? क्योंकि इसके अंदर सी शेप्ड रिंग्स प्रेजेंट है. ये रिंग्स इसको डिस्टेंडेड रखते हैं जब उसके अंदर एयर नहीं होती तब भी. तो ट्रेकिया डू नॉट कोलैप्स इवन व्हेन देयर इज नो एयर इन इट बिकॉज इट हैज सी शेप्ड रिंग्स व्हिच कीप्स इट डिस्टेंडेड इवन व्हेन देयर इज नो एयर. तो ट्रेकिया के अंदर जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं वो उसको ठीक रखते हैं. तो क्या है? ये एक ट्यूब है जो कि एयर को कैरी कर रही है नोज से लेके आपके लंग्स तक या ब्रोंकाई तक. Trachea does not collapse even when there is no air in it because it is supported by rings of soft bones called cartilage. Upper end of trachea has a voice box. Voice box हमारी voice produce करने का काम आता है. Trachea runs down the neck and divide into two smaller tubes called bronchi. तो ट्रेकिया नीचे आने के बाद दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है. आगे देखते हैं. Singular of bronchi is bronchus. Two bronchi are connected to two lungs. तो bronchi दो आगे फर्दर दो lungs में डिवाइड हो जाते हैं. lungs हमारे चेस्ट कैविटी में लाई करते हैं जो कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी से डायफ्राम के थ्रू सेपरेटेड है. नीचे पेट, एब्डोमेन और ऊपर चेस्ट कैविटी, इसको डायफ्राम सेपरेट करता है. lungs are covered by two thin membranes. lungs के ऊपर की मेम्ब्रेन को प्लूरा बोलेंगे और रिब केज उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. Each bronchi divides into still number of bronchioles. Bronchi further bronchioles में डिवाइड हो जाएगा और उनके एंड पे टाइनी एयर सैक्स प्रेजेंट हैं. The pouch-like air sacs at the end of the smallest bronchiole are alveoli. तो ये वही alveoli हैं जहां पे हमारी gases का exchange होगा. The walls of alveoli are very thin and they are surrounded by very thin blood vessels. It is the alveoli जहां पे हमारी gases का exchange होगा. ये alveoli already surrounded by blood vessels हैं. तो blood CO2 लेके आ रखा होगा, lungs में से ऑक्सीजन चली जाएगी. तो अब जो CO2 यूज्ड है वापस वो lungs में आ जाएगी, alveoli में आ जाएगी, और जो ऑक्सीजन alveoli में प्रेजेंट है वापस वो ब्लड में चली जाएगी ताकि वो पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट हो जाए. आगे देखते हैं. Human lungs have been designed to maximize the exchange of gases as follows. Millions of alveoli present हैं. तो ये millions of alveoli क्या करते हैं? Large surface area provide करते हैं. They are surrounded by very thin blood vessels called capillaries. So oxygen diffuses out from alveoli wall into the blood. The oxygen is carried by blood to all parts of the body. As blood passes through tissues, oxygen present in it diffuses into the cells. This oxygen combines with digested food present in it to release energy और CO2 जो बनेगी वापस से वो बॉडी टिश्यूज में वो आ जाएगी हमारे एल्वियोलाई पे. आगे देखते हैं. This CO2 diffuses into the blood. Blood carries this CO to the lungs जहां से वो diffuse out हो जाएगी into the alveoli. When we breathe out, diaphragm and muscles attached to ribs relax due to which chest cavity contract and become smaller. Lungs always contain a residual volume of air so that there is sufficient time for oxygen to be absorbed into the blood for the CO2 to be released from the blood. तो ये क्या कह रहा है कि लंग्स के अंदर एक थोड़ी सी रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा प्रेजेंट होती है ताकि हमारे ब्लड में और ऑक्सीजन में इजीली एक्सचेंज हो सके. थोड़ा बहुत वॉल्यूम रहता है ताकि जो CO2 बनी है वो ब्लड में चली जाए और जो ऑक्सीजन है वो आपके लंग्स में चली जाए. इस एक्सचेंज के दौरान बॉडी के पास ऑक्सीजन होनी चाहिए, इसीलिए लंग्स के पास रेजिडुअल वॉल्यूम ऑक्सीजन का हमेशा रहता है.
CO2 is more soluble in water, so it is mostly transported in the dissolved form in our blood. तो CO2 जो है वो dissolved form में transport होगी because ऑक्सीजन से ज्यादा CO2 soluble है वाटर के अंदर. आगे देखते हैं. रेट ऑफ ब्रीदिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर हम रेट ऑफ ब्रीदिंग की बात करते हैं तो रेट ऑफ ब्रीदिंग अगर ह्यूमन बॉडी का देखें तो इट इज 15 to 18 टाइम्स पर मिनट. कब बढ़ेगा ये? फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे बढ़ेगा. फिजिकल एक्टिविटी के टाइम पे ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा बिकॉज हमारी बॉडी को उस टाइम पे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए. जब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए और उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो इसीलिए हमारी बॉडी क्या करेगी? एनारोबिकली रेस्पायर करना शुरू कर देगी. और जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा बॉडी के अंदर तो हमारी मसल्स के अंदर क्या होगा? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाएगी. और वो लैक्टिक एसिड जब एक्यूमुलेट होगा वो मसल में क्रैम्प्स कॉज करेगा. वही रीजन है जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो 1-2 दिन तक हमारी बॉडी में मस्कुलर क्रैम्प्स होते हैं. क्यों? जितनी ऑक्सीजन हमारी मसल्स को चाहिए थी उतनी नहीं मिली तो हमारी मसल्स ने एनारोबिकली रेस्पायर करना स्टार्ट कर दिया और वो एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है उसने लैक्टिक एसिड बना दिया विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मस्कुलर क्रैम्प्स. आगे चलते हैं. बिकॉज व्हेन वी डू सम फिजिकल एक्सरसाइज देन आवर बॉडी नीड्स मोर एनर्जी. टू प्रोड्यूस मोर एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन आवर बॉडी रिक्वायर्स मोर ऑक्सीजन. रैपिड ब्रीदिंग सप्लाइज मोर ऑक्सीजन टू बॉडी सेल्स for producing more energy for doing physical exercise. तो वो फिजिकल एक्सरसाइज के टाइम पे हमारी बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए. यही रीजन है जब एक पर्सन क्या करेगा? अब बॉडी में हमें जो है ऑक्सीजन बाहर एटमॉस्फेयर से इजीली मिल रही है, लेकिन यही अगर मैं डिसॉल्व फॉर्म की बात करूं, अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर में उतनी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. यही रीजन है कि एक्वेटिक एनिमल्स का रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होता है. लेकिन जब सी डाइवर्स पानी के अंदर जाते हैं तो वो ऑक्सीजन के सिलेंडर कैरी करते हैं. क्यों कैरी करते हैं? बिकॉज उनके पास गिल्स नहीं है वहां पे रेस्पायर करने के लिए. उनके पास लंग्स प्रेजेंट हैं और लंग्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने के लिए डिजाइन है, वाटर से ऑक्सीजन लेने के लिए डिजाइन नहीं है. तो इसीलिए डीप सी डाइवर्स को ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करने पड़ते हैं, ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है बिकॉज वाटर में से डिसॉल्व ऑक्सीजन हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. ये एक अनदर क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो वही लिखा है. We all breathe through nose. We cannot breathe inside water because water does not have free oxygen and we do not have gills like fish to dissolve in water. आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं. So deep sea divers carry oxygen gas cylinder with them for breathing when they go into the sea. The normal range of human hemoglobin is 12 to 18 grams per deciliter. Deficiency of hemoglobin in blood reduces the oxygen carrying capacity of blood, resulting in breathing problems, tiredness and lack of energy. तो ऑक्सीजन जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ताकि हम चेक कर सके कि क्या है ऑक्सीजन. एक हेमोग्लोबिन का अमाउंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज वो ऑक्सीजन कैरी करेगा पूरी बॉडी के अंदर. हेमोग्लोबिन नॉर्मल अमाउंट में होना भी हमारी बॉडी में जरूरी है, नहीं तो ऑक्सीजन जितनी चाहिए उतनी बॉडी में नहीं जाएगी और उसकी वजह से हमारी बॉडी में ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, टायर्डनेस, लैक ऑफ एनर्जी हो सकती है. तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है. रेस्पिरेशन इन एनिमल्स हमने अच्छे से डिस्कस किया. इसके अंदर से 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं, मैंने आपको बताए थे. एक तो डीप सी डाइवर्स वाला, ट्रैकिया कोलैप्स क्यों नहीं करता, प्लस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स का एरिया कैसा होता है या उनका सरफेस कैसा होता है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पढ़ेंगे. पहले प्लांट्स का पढ़ेंगे, फिर एनिमल्स का पढ़ेंगे. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड.